तो मुझे बताएं, लिथियम को अगर मैं ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा? लिथियम रिएक्ट विद ड्राई अमोनिया, अमाइड बन जाएगा। वेरी गुड। और बाकी जो मेटल थे इस ग्रुप के, उनको अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करूंगा, ड्राई अमोनिया के साथ, तो एमाइड बन जाएंगे, है ना। वेरी गुड। अब मैंने बताया था अगर मैं लिक्विड अमोनिया में डाल दूं तो लिक्विड अमोनिया में क्या होगा? अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। उन दोनों की वजह से सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो जाएगा, जबकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ था? सॉल्यूशन किस कलर का हो गया था? ब्लू कलर का हो गया था। और जो नेचर था वो कैसा हो गया था? पैरामैग्नेटिक। फिर लंबे टाइम तक अगर हम लोगों ने इस सॉल्यूशन को रखा, लंबे टाइम तक अगर इस सॉल्यूशन का रखा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? हाँ, अगर नहीं, डायामैग्नेटिक नहीं, अगर लंबे समय तक इस सॉल्यूशन को रखा गया तो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लगेगा। अगर आप नहीं बता पा रहे मतलब रिवाइज नहीं किया है। और अगर हम लोगों ने कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी तो पैरा डाया में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है बेटा, है ना। चलो, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। क्लियर है ये? चलो तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताया था अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। मैंने कहा था जो पहला ग्रुप का मेंबर होता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर से क्या करता है बेटा? डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और डिफरेंट बिहेवियर शो करने का रीजन क्या था? उसका साइज छोटा था, आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा थी, और बहुत बढ़िया। अब मैंने बताया था लीना की रब से फरियाद की अगर मैं बात करता हूं तो लीना की रब से फरियाद में क्या होता है बताओ? नीचे जाने पर सॉफ्टनेस जो है वो क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, तो नीचे जाने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही थी, तो इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? लिथियम। अच्छा, अगर ये पूछता है कि दोनों ग्रुप में एल्कली मेटल और अल्कालाइन मेटल को बात करो, पूरे एस ब्लॉक में सबसे हार्ड मेटल कौन है? तो आप बोलोगे बेरिलियम। क्या बोलोगे? अब देखो, एल्कली मेटल में लिथियम हो गया और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम हो गया, ठीक है। और ओवरऑल अगर पूछे एस ब्लॉक में कौन है तो कौन होगा हार्डेस्ट मेटल? बेरिलियम, ठीक है। अब लिथियम देखो हार्ड अपने ग्रुप में हार्ड है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे उसके? ज्यादा। तो पहला यही दिया हुआ है, लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर एल्कली। अच्छा, लिथियम से सीजियम तक कौन ज्यादा रिएक्टिव था? एयर से, H2O से, बताओ, हैलोजन से, सीजिया। तो लिथियम की रिएक्टिविटी क्या थी? कम। तो लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। तो लिथियम रिएक्टिविटी तो कम है, लेकिन आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। और लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है ये बताया था आपको रीजन? हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा निकल गई थी जो कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन को डोमिनेट कर जाती है ना। तो लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमोंग ऑल एल्कली मेटल ऑन कंबशन इन एयर। अब आपको बताता लिथियम जो है O2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऐसा ऐसा कौन सा एल्कली मेटल है जो एयर की नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है? एयर की नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है। लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या डायरेक्ट एयर की, यहां पर अगर नाइट्रोजन है तो यहां पर अगर मैं सोडियम और पोटेशियम सीजियम को लाऊं तो वो रिएक्ट करेंगे डायरेक्टली नाइट्रोजन से? नहीं करेंगे। आपको बताया था LiCl जो होता है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है? लेकिन NaCl, KCl, RbCl ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के थे, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे? ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं समझ में आया? तो मैंने बताया था NaCl क्या वाटर को एब्जॉर्ब करता है? अरे भाई, जो यस सर बोल रहा है नहीं करता भाई, जो नो सर बोल रहे हैं वो ठीक है। NaCl कहाँ करता है बेटा? आपका नमक, मैंने कल भी बताया था, नमक जो रखा है डिब्बा में वो खराब होता है क्या भाई? नहीं होता ना वो खराब, कि सर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, तो कहाँ करता है? जो प्योर NaCl होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब। हाँ, तो कौन सा हैलाइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा? लिथियम वाला। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नहीं करेंगे। क्लियर है? लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद। अब इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था इथाइन की रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ कराऊंगा तो सोडियम क्या करेगा बताओ? ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको हटा देगा और क्या लग जाएगा? Na लग जाएगा।
तो हाइड्रोजन को इवॉल्व कर देगा, कर देगा। ऐसे पोटेशियम रुबेडियम होता वो भी कर देते, लेकिन जो लिथियम है इसको रिप्लेस। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो बाइकार्बोनेट का बताया था कल, मुझे बताओ NaHCO3 को हीट करूंगा तो क्या बनेगा? NaHCO3 को हीट करूंगा तो क्या बनेगा? Na2। बता था किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट CO2 और क्या मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? अब देखो जो एक बात सुनना कि इस फैमिली के जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लेकिन जो लिथियम बाइकार्बोनेट है वो किस फॉर्म में मिलता है आपको? क्लियर है? तो ऐसा कौन सा बाइकार्बोनेट है, ऐसा कौन सा बाइकार्बोनेट है जिसको सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा बाइकार्बोनेट है जिसको सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते? जिस कौन है? कौन है? बाकी सारे बाइकार्बोनेट क्लियर है? कोई दिक्कत? चले चले। अब कल मैंने आपको बताया था किसी भी नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। तो ऐसे मैंने लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तो क्या मिला था? ऑक्साइड NO2 और, लेकिन इस फैमिली के और बाकी नाइट्रेट को हीट किया था तो क्या मिला था? नाइट्राइट प्लस। पढ़ाया था मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LiF और Li2 आर कंपेरेटिवली मच लेस सोल्यूबल इन, जो लिथियम फ्लोराइड है और लिथियम ऑक्साइड है वो पानी में, और ऐसे सीजियम आयोडाइड। LiF Li2O और सीजियम, ये क्या है? लेस सोल्यूबल इन। तो लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड क्या होता है? बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। लिथियम फ्लोराइड क्यों कम सोल्यूबल होता है? क्योंकि इसमें कोलन कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो F- को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, पोलराइज कर देगा। पोलराइज कर लेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी, तो कोलन कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो पानी में क्या हो जाएगा? और सीजियम आयोडाइड क्यों कम सोल्यूबल होता है? क्योंकि सीजियम आयोडाइड में सीजियम प्लस का साइज, तो उसका हाइड्रेशन, समझ में आया? तो लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बताओ पानी में तो कौन कौन होते हैं पानी में लेस सोल्यूबल? बहुत बड़े। क्लियर है? तो यहां तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आता है। अब मैंने बताया था लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और डायगोनल रिलेशनशिप ये क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके चार्ज अपॉन रेडियस रेशो बताया था, चार्ज अपॉन रेडियस रेशो क्या होते हैं? कोई दिक्कत? चलें आगे। अब क्या होगा देखो, अब मैं इनकी सिमिलरिटीज की बात करूं तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या है? हार्ड है ना, एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव। तो दोनों ही हार्ड भी हैं और साइमल्टेनियसली लाइट भी हैं। आपको पता है ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मास बढ़ेगा ना, तो ऊपर वाले एलिमेंट हल्के होंगे। क्लियर है? लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब बताओ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनमें से कौन पानी से कम रिएक्ट करता है? बेटा अब एक बच्चे ने सीजियम बोल दिया था तो बाकी बार सारे बच्चे भी लगातार सीजियम बोल रहे हैं, है ना? तो पहले सुनो जो मैं कह रहा हूँ, कौन कम रिएक्ट करता है भाई? रिएक्टिविटी नीचे जाने पे बढ़ती है ना, आपको बताया था। तो लिथियम कम रिएक्ट करता है, ऐसे मैग्नीशियम भी क्या करता है? स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, अब लिथियम का ऑक्साइड बताओ पानी में क्या था? लेस सोल्यूबल या मोर सोल्यूबल? अभी भी पढ़ा कर आया हूँ। हाँ, तो देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सोल्यूबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन।
तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कम क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दूसरा क्या होगा, सुनना ध्यान से, अगर मैं एल्कली मेटल की बात करूं, किसकी बात करूं, तो फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम से कौन रिएक्ट, वो सॉरी नाइट्रोजन से कौन रिएक्ट करता है सिर्फ डायरेक्टली, है ना। और सेकंड ए ग्रुप में क्या करते हैं, सभी कर जाते हैं। सेकंड ए ग्रुप में फिर वो बेरिलियम टू क्या हो, बेरियम, ठीक है। अब बताएं, इन पर m पर +2 आएगा सेकंड ए ग्रुप में, और नाइट्रोजन पर -3 आएगा, तो क्या बनेगा, क्लियर है। तो फर्स्ट ए ग्रुप में तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कौन रिएक्ट करता है, लिथियम। और सेकंड ए ग्रुप में, और इसमें क्या होता है, जो बेरिलियम नाइट्राइड बनेगा, क्या बनेगा जो, वो कैसा होगा, समझ में आया। फर्स्ट ए ग्रुप में तो डायरेक्टली एयर की नाइट्रोजन से कौन रिएक्ट करता है, लिथियम। लेकिन सेकंड ए ग्रुप में सब कर जाते हैं, उनमें से जो बेरिलियम का नाइट्राइड होता है वो किस नेचर का होता है, कोई दिक्कत। अब लिथियम जो है वो तो ऑक्साइड ही बनाता है, क्या लिथियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड कौन बना रहे थे, सुपर ऑक्साइड कौन बना रहे थे, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, बताया था। और वो सुपर ऑक्साइड क्यों बना रहे थे, मैंने कहा था बड़ा कैटायन बड़े एनायन से स्टेबलाइज हो रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप में तो लिथियम कर रहा है नाइट्रोजन से, और सेकंड में सारे कर रहे हैं। और जो लिथियम है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, ऐसे में देखो। अब आपको आपको बता दूं, सेकंड ग्रुप में उसमें कोई भी सुपर ऑक्साइड, सेकंड ग्रुप में कोई भी सुपर ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम, बेरियम, जब बोल ही दिया कोई भी नहीं बनाता तो क्यों बनाएगा। तो Li2 लिथियम ऑक्साइड और MgCO डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव, तो लिथियम तो वैसे ही नहीं बनाता, और सेकंड ए ग्रुप के तो कोई भी नहीं बनाते, क्लियर है। किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट CO2 और, तो इसने दिया हुआ है कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डीकंपोज। अच्छा, कार्बोनेट को हीट करूंगा तो, जैसे लिथियम कार्बोनेट को हीट किया, हाँ लिथियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या मिलेगा, ऑक्साइड प्लस। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो, हाँ क्योंकि थर्मली काफी ज्यादा स्टेबल थे, पढ़ लोगे। लिथियम बाइकार्बोनेट क्या सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, क्लियर है। अब मैंने बताया था लिथियम वाले जो हैलाइड होंगे वो जनरली किस नेचर के होंगे, लिथियम के हैलाइड कोवेलेंट या आयनिक, तो पानी में इतने सोल्यूबल, हाँ। तो जो लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं उनके जो हैलाइड होते हैं वो जनरली कोवेलेंट नेचर के होते हैं, तो कितने सोल्यूबल हो गए, LiCl कितने वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है, NaCl, KCl, RbCl ये होते हैं क्या, और जो सेकंड ग्रुप के हैलाइड है उनमें लगभग सब होते हैं, उनमें लगभग। तो LiCl तो क्या बनाता है, LiCl.2H2, और MgCl2 क्या बनाता है, तो काफी सारे सिमिलरिटी मैच कर रहे हैं। देखो LiCl भी हाइग्रोस्कोपिक है, MgCl2 भी डेलिक्यूसेंट है, दोनों ही डेलिक्यूसेंट मतलब वही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है ना, तो दोनों ही क्या है, डेलिक्यूसेंट है। दोनों ही LiCl MgCl2 लिथियम और मैग्नीशियम के जो हैलाइड है एथेनॉल में सोल्यूबल है, हाँ या ना। दोनों ही एयर की नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हो क्या, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत अभी तक जितना पढ़ा है नहीं है। अच्छा, रिवाइज कर लोगे तो किसका फायदा ही होगा, हाँ। तो भैया ऐसा नहीं हो एक बार पढ़ लिया, दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे चीजें उतनी ही क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी, हाँ। इस तरीके से पढ़ो कि कल ही एग्जाम है, तो जब एग्जाम की टेंशन लेकर थोड़ा पढ़ते हैं तो चीजें याद होती हैं ज्यादा, है ना। तो अब देखो सम इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ, तो एक होता है टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट सभी को पता होगा, घरों में यूज होता है NaCl। कास्टिक सोडा क्या होता है, क्या होता है, NaOH। वॉशिंग वॉशिंग सोडा क्या होता है, क्या होता है,
क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से। आपको पता है कि जो वाटर होता है वो दो तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हालांकि हाइड्रोजन चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं है, पर सुन ले पहले ही। जो वाटर होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, हार्ड वाटर और। अब आपको पता है जो बच्चे नहाते होंगे उनको पता होगा, जो हम लोग नहाते हैं वो सॉफ्ट वाटर से नहाते हैं। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है वो जो सोप होता है आपका, साबुन होता है, उसके साथ झाग देता है ना? तो जो बच्चे नहाते होंगे उनको पता होगा साबुन झाग देता है ना। और जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ झाग। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा वाटर होता है, सॉफ्ट या हार्ड? सॉफ्ट वाटर होता है। अब हार्डनेस किसकी वजह से आती है? हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की वजह से। किसकी वजह से? बहुत बढ़िया। अब जो आपका हार्ड वाटर होता है, जो हार्ड वाटर होता है वो भी दो तरह का होता है। अब हार्डनेस दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है? तो अगर आप लोगों को वाटर को सॉफ्ट करना है, परमानेंट हार्डनेस हटानी है, तो हम लोग किससे भी हटा सकते हैं? वॉशिंग सोडा। तो जो जो वॉशिंग सोडा है वो किस लिए काम लिया जाता है, किस लिए भी काम लिया जाता है? हाँ, वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए। बेकिंग सोडा पता ही है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या भी बोलते हैं हम लोग? एंटासिड। क्लियर है? कर लोगे? नेक्स्ट होता है, एक होता है ग्लोबर सोल्ट, GLAUBER, ग्लोबर सोल्ट। ग्लोबर सोल्ट क्या होता है? Na2SO4 डॉट, Na2SO4 डॉट। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक होता था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 डॉट NH2। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं तो इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? निकल गए। और जब सारे वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो गए तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना। ये जो एनहाइड्रस वाला बचा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है? ऐसे जो K2CO3 होगा उसे क्या बोलूंगा? पर्ल ऐश। तो देखो, सोडा सोडा से सोडियम आ रहा है ना, सोडा से सोडियम। तो सोडा एच तो हो गया Na2CO3 का। और पर्ल से पी से पोटेशियम की फीलिंग आ रही है, तो पर्ल ऐश क्या हो गया? अच्छा, एक और हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, पर्ल वाइट। क्या पढ़ेंगे? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर्ल ऐश तो क्या होता है? K2CO3। जब आगे चलकर जब मैं पी ब्लॉक पढ़ा रहूंगा तो पर्ल वाइट आएगा, वो आएगा BiOCl, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। तो पर्ल ऐश और पर्ल वाइट में कंफ्यूज ना हो जाए, पर्ल पर्ल सोचकर, है ना? दोनों चीजें अलग है। तो सोडा ऐश क्या होता है? एनड। और पर्ल ऐश क्या होता है? बोरेक्स क्या होता है? क्या होता है? अब देखो, बोरेक्स तो एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नहीं चाहेंगे तो भी याद होगा, है ना? कई, मैंने कहा ना, कई बच्चे होते हैं कि सर आप कुछ भी करो हम लोग याद नहीं करेंगे, है ना? तो मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, ये याद होगा ही होगा बेटा, है ना? आप कुछ भी कर ले, क्योंकि बहुत बार पढ़ेंगे हम लोग, है ना? तो क्या होता है बोरेक्स? Na2। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये नहीं चाहेंगे तो भी याद होगा, है ना? ये कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब ट्रोना क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट और पानी। किस रेशो में? 1:3। तो कार्बोनेट सोडियम का, बाई कार्बोनेट और पानी। क्लियर है? क्रायोलाइट क्या होता है? क्या होता है? बहुत बढ़िया। क्लियर है? अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, अब देखो बच्चों को ये तो पता रहता है कि चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है। एक था NaNO3 और एक होगा KNO3, है ना? अब कौन सा चिली है, कौन सा इंडियन है, ये आप लोगों को अच्छे से याद। क्लियर है? तो चिली सॉल्ट पीटर तो क्या होता है? NaNO3। और इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है? क्या कर लोगे? तो ये कुछ कंपाउंड है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हम लोग बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं, सोडियम बनाने का प्रोसेस। कौन सा? तो सोडियम बनाने के दो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कास्टनर प्रोसेस और एक और पढ़ेंगे डाउन प्रोसेस। अच्छा, ये है कास्टनर प्रोसेस। एक तो होता है कास्टनर प्रोसेस और एक होता है कास्टनर केल्नर सेल। दोनों अलग अलग चीज है।
कास्टनर प्रोसेस ये हो गया और कास्टनर कैनलर सेल वो अलग चीज है। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो कास्टनर प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, क्या लेते हैं NaOH। अब बताओ NaOH का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या कर रहे हैं। तो NaOH से कौन कौन से आयन आएंगे बताओ। अब पता है आपको एनोड जो होता है, एनोड ए से एनाइन जाता है, एनोड पर एनाइन जाता है, और कैथोड पर तो Na प्लस और OH माइनस में से कौन एनायन है। तो ये तो एनोड पर चला गया। और मैंने बताया था एनोड पर हमेशा हमेशा क्या होता है, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो मैंने बताया था क्या मिलेगा। और कैथोड पर कौन जाता है, कैटायन, कैटायन चला गया। और कैथोड पर बताया था रिडक्शन होता है, तो Na प्लस किस में रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको पता लग गया जब NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो। एनोड पर तो मिलेगा O2 और कैथोड पर मिलेगा। तो मुझे बताओ एनोड किसका बनाया जाता है कास्टनर प्रोसेस में, एनोड किसका बना होता है। बेटा सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, पहले क्वेश्चन मैंने बोला एनोड किसका बना होता है, आप बोल रहे हो सर एनोड O2 का बना होता है। भाई मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि एनोड पर क्या ऑब्टेन हुआ है, मैंने बोला एनोड किसका बना हुआ है, लिखा हुआ है ना किसका बना होता है, निकेल का। और कैथोड किसका बना होता है बच्चे, क्लियर है। एनोड बना होता है निकेल का और कैथोड बना होता है, कोई दिक्कत। तो जल्दी से बताओ कास्टनर प्रोसेस में हम लोग किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, NaOH का। किसका कराते हैं, एन। अब बस इतना सा याद रखो, इतना सा याद रखो कि कास्टनर प्रोसेस में हम लोग NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। अब NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या बनेगा वो आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, और यहाँ पर तो आया ही है। अब कर लोगे ना Na प्लस OH माइनस, अच्छा सर OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, O2 बन जाएगा, Na प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, सोडियम बन जाएगा। क्लियर है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। सेकंड आता है कौन सा प्रोसेस, डाउन प्रोसेस में किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, NaCl का। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, एक तो बनेगा Na प्लस और एक बनेगा, तो Cl नेगेटिव जो एनायन होगा बच्चे वो तो कहां जाएगा, एनोड पर। तो एनोड पर तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, Cl माइनस इज कन्वर्टेड इनटू Cl2। और कैथोड पर जाएगा Na प्लस, तो Na प्लस रिड्यूस इन सोडियम, तो बन गया Na और Cl2। तो मुझे बताओ क्या यहाँ दोनों मेथड में सोडियम बन गया क्या, कैथोड पर सोडियम बन गया। तो कास्टनर प्रोसेस में किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कितने कितने डिग्री पर। अच्छा एनोड कैथोड किसका बना हुआ वो देख लोगे। और डाउन प्रोसेस में किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब आपको लग रहा है कि सर ये कितना आसान है, देखो कि NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे और कैथोड पर सोडियम आपको ऑब्टेन, लग रहा है ना सर कितना आसान है। पर जितना आसान दिख रहा है भैया उतना आसान है नहीं, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। क्लियर है। अब क्या होगा सुनना ध्यान से, जो NaCl है वो कब सोडियम और क्लोरीन बनाएगा, जब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो NaCl का जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, मतलब इसको 803 डिग्री सेल्सियस दोगे तब ये टूटेगा और फिर ये सोडियम और क्लोरीन बनाएगा। तो इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो काफी, अब ये टेम्परेचर दे तो देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, जो सोडियम बनेगा क्या बनेगा, जो सोडियम क्या मेटल है ना, तो इस टेम्परेचर पर जो सोडियम है वो फोक बना लेता है। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, जो सोडियम फॉर्म होगा वो क्या बना लेगा, मेटेलिक। और दूसरा क्या होगा, इस टेम्परेचर पर सोडियम और क्लोरीन दोनों ही कोरोसिव नेचर के हो जाता है। किस नेचर के हो जाएंगे, तो भैया ये तो दिक्कत हो गई ना, सोडियम ने तो मेटेलिक फोक बना लिया और दोनों ही कोरोसिव नेचर के हो गए, हाँ या ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो NaCl है वो कम टेम्परेचर पर ही टूट जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए, है ना। तो उसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, CaCl2 और, तो जो CaCl2 और KF है ये क्या कर देते हैं, इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर था 803 डिग्री सेल्सियस, सर ये टेम्परेचर याद करना है बेटा, याद करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। तो जो CaCl2 और KF डालने से क्या होता है, इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो 800 से लगभग कितना आ गया देखो,
तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, 800 पर ही तो मेटेलिक कोरोसिव थे। अब टेम्परेचर कम हो गया तो कोई दिक्कत? क्या सभी को समझ में आया? तो मुझे बताओ, आपसे तो इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डाउन प्रोसेस में, तो फ्यूजन टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या ऐड करते हैं? हाँ, तो ये हम लोग एक मिक्सचर लेते हैं, ये हम लोग एक क्या लेते हैं, उस मिक्सचर में क्या होता है, लगभग 40% तो NaCl और 60% के करीब क्या होता है, तो 40% NaCl में ये 60% डालते हैं ताकि उसका फ्यूजन टेम्परेचर कम हो जाए और इजीली इलेक्ट्रोलाइज हो जाए। क्लियर? तो कास्टनर, तो बताओ कास्टनर प्रोसेस में किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था, कितने डिग्री पर, और NaCl में किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है? क्लियर है? अब मुझे बताओ NaCl का फ्यूजन टेम्परेचर कम करने के लिए क्या डाला है मैंने? कोई दिक्कत? डाउन प्रोसेस में एनोड किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। डाउन प्रोसेस में एनोड बना हुआ ग्रेफाइट का, और कैथोड किसका बना हुआ है? अब आप देखो, कास्टनर प्रोसेस हो या डाउन प्रोसेस हो, कास्टनर प्रोसेस हो या डाउन प्रोसेस हो, दोनों में कैथोड सेम का बना हुआ है। तो कैथोड ऐसे याद करो, दोनों में कैथोड तो आयरन का था। अब कास्टनर प्रोसेस में जो एनोड है वो हो जाएगा निकल का, और जो डाउन प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत? अब मैंने क्या कहा था कल के लेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी? हाँ, जब मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाल रहे हैं। आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है, कौन सा प्रोसेस है? सॉल्वेयर प्रोसेस। अब आपको पता है जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना? क्या होता है? अच्छा, अगर मैं सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बचेगा उसको क्या बोलूंगा? सोडा ऐश। क्या बोलूंगा? बहुत बढ़िया। क्लियर है? अब देखो बनाते कैसे, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सबसे पहले पहले प्रोसेस में क्या होगा, अमोनिया प्लस CO2 प्लस, तो अमोनिया की रिएक्शन CO2 और H2O के साथ कराऊंगा, क्या बनेगा, अमोनियम बाय बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस, और अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव। तो अमोनिया CO2 और H2O क्या बनाएंगे? अमोनिया CO2 और H2O क्या बनाएंगे? तो सही बताओ, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा कैसे पहले? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, अब जो अमोनियम कार्बोनेट बना है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? अब देखो NaCl के साथ, तो यहां से तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम, और यहां से Cl नेगेटिव, क्या बन जाएगा, NH4Cl। और यहां पर बचा Na प्लस और HCO3 माइनस, क्या बन गया, NaH। अब बताओ, अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया तो उसको तो हीट कर दो। तो थर्ड प्रोसेस में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आया इसको हीट कर दूंगा, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस, तो यहां सोडियम कार्बोनेट बन गया। यही तो बनाना था। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो आया है उसको हीट कर दिया, क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट CO2 और यहां पर देखो सेकंड प्रोसेस में, देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला, उससे तो उसको हीट करके तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया, वॉशिंग सोडा। और यहां पर जो अमोनियम क्लोराइड मिला है इसको भी हम लोग वेस्ट जाने, तो अमोनियम क्लोराइड जो मिला है उसकी रिएक्शन हम लोगों ने लाइम के साथ करा दी। ठीक है? तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब लाइम के साथ कराए तो देखो कैल्शियम और क्लोराइड, ये Ca और Cl क्या बनाएगा, CaCl2। अब यहां पर कौन बचा, NH4 पॉजिटिव और OH। अब NH4 पॉजिटिव से H प्लस निकला, और जब H प्लस निकला तो क्या बच गया, NH3, और H प्लस और OH माइनस क्या बना लेगा। अब देखो यहां पर जो अमोनिया इवोल्व हुई, यहां पर जो अमोनिया, वो वापस से किस प्रोसेस में काम आ जाएगी। तो बताओ क्या हुआ इस रिएक्शन में, देखो हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट तो बना ही लिया, अमोनिया जो वापस से इवोल्व हो रही है उसको वापस से फर्स्ट प्रोसेस में काम आ जा रहा है, और यहां पर जो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला वो क्या मिला, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है वॉशिंग सोडा में, सॉरी, सॉल्वे प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है।
क्या मिलता है? तो जल्दी से बोलो पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में क्या किया है? अमोनिया की रिएक्शन CO2 अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है बेटा, सोडियम नहीं, पहला स्टेप पूछा है। अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट में क्या डाला? NaCl। तो क्या बना? फिर जो NaCO3 मिला है उसको हीट कर लिया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया। और जो NH4Cl मिला था उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी, तो अमोनिया मिल गया। अमोनिया वापस से फर्स्ट प्रोसेस में। अब सही बच्चे चारों स्टेप देखें और रफ कॉपी में जल्दी से अपने आप लिखे बिना देखे हुए। एक बार देख लो सही बच्चे, और बिना देखे हुए रफ कॉपी में सही बच्चे लिखेंगे। 2 मिनट आपके पास। हमें क्या पता लगा जो सॉल्वे प्रोसेस है वो क्या बनाने का प्रोसेस है? सोडियम बाइक। अब देखो यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस प्रोसेस से निकलता है, एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में पता लग गया CaCl2 मिलता है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से जो सेकंड स्टेप है इसमें NaCl डाला था, तो NaCl डाला था तो क्या बना था? अब ये NaCO3 जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? तो इनसोल्यूबल है, तो इसको सेपरेट करना क्या हो गया? आसान हो गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा तभी तो आप लोग उसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट बना पाओगे। अब आप लोग क्या ऐसे K2CO3 बना सकते थे? यस सर। NaCl की जगह क्या डाल दूं? KCl। तो KCl डालता है सेकंड स्टेप में, तो यहां पर क्या बनता? अब जो KHCO3 बनता है यहां पर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर जो KHCO3 बनता है वो काफी ज्यादा सोल्यूबल होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा। और काफी ज्यादा सोल्यूबल होता है तो उसको सेपरेट, और जब सेपरेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर K2CO3 बनेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्या आता है, इसमें क्या आता है कि इस प्रोसेस से हम लोग K2CO3 नॉट फॉर्म बाय सोल्वे प्रोसेस बिकॉज KHCO3 बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया। तो सॉल्वे प्रोसेस से क्या मैं K2CO3 बना सकता हूं? कोई दिक्कत। तो सॉल्वे प्रोसेस से K2CO3 क्यों नहीं बना सकता हूं? क्लियर है? तो देखो यहाँ पर सॉल्वे प्रोसेस दिया हुआ है। सॉल्वे प्रोसेस में देखो पहले रिएक्शन में क्या करा है? अमोनिया H2 और CO2 से पहले कार्बोनेट बनाया और फिर वापस से CO2 और H2 डालकर क्या बना दिया? तो हम लोगों ने तो डायरेक्ट कर लिया। हम लोगों ने तो अमोनिया की रिएक्शन CO2 और H2 के एक्सेस में करा दिया था, तो डायरेक्ट क्या बना गया? बाइकार्बोनेट। फिर NaCl डाला तो बताओ NH4Cl और NaCO3 बन गया था। फिर हाँ NaCO3 को हीट कर दिया, क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। और NH4Cl की रिएक्शन चौथे स्टेप पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी थी, अमोनिया और CaCl2 मिल गया था। बताया था आपको। इस प्रोसेस से हम लोग K2CO3, तो K2CO3 क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सोल्यूबल टू प्रेसिपिटेट। तो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है तो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा, तो फिर वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है वो पानी में रेडिली सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? हाँ, क्या होता है? रेडिली। क्लियर है? एक सेकंड रुके। तो पानी में क्या होता है बेटा? रेडिली। हाँ,
देखो, अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10S2, ठीक है। इसको अगर मैंने हीट कर रहा हूँ 373 केल्विन पर, किस पर? 370 किया तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए? कितना वाटर मॉलिक्यूल बचा? हाँ, तो जब जब वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3.10H2O, इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं? 9। और एक बच जाता है, एक बच जाता है, ये होता है मोनोहाइड्रेटेड। कैसा होता है? मोनोहाइड्रेटेड, एक हाइड्रेट बचा हुआ है। और इसको 373 केल्विन से अगर ऊपर हीट कर दूं तो ये भी निकल जाता है। और जो सोडियम कार्बोनेट अब बचता है उसे क्या बोला था हम लोगों ने, याद है? सोडा। क्या बताया था कि नहीं बताया था ये? कोई दिक्कत? तो तो जल्दी से बताओ। देखो सोडियम कार्बोनेट जो होता है एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। पानी में क्या होता है? रेडिली सोल्यूबल होता है। जब मैं इसको 373 केल्विन पर हीट करूंगा तो क्या होगा? और 373 से ऊपर करूंगा तो? क्लियर है? अब देखो सोडियम कार्बोनेट में क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2 Na2CO3, हाँ या ना? तो Na2CO3 किस किस से मिलकर बना? सोडियम तो मिलकर बना NaOH से, और बाई कार्बोनेट किससे आया होगा? H2CO3 से। तो NaOH तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 वीक। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो किसका सोल्ट है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा पानी में कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो सोडियम कार्बोनेट से देखो कार्बोनेट आया, पानी से रिएक्शन कराई, पानी से रिएक्शन कराई तो इसने H+ ले लिया, तो बना HCO3 माइनस और OH, और OH नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन? तो पढ़ो यहाँ पर क्या कह रहा है। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट N2CO3 का जो कार्बोनेट होता है हाइड्रोलाइज बाय वाटर, वाटर से हाइड्रोलाइज होता है टू फॉर्म एल्कलाइन। क्या सही बात है? सर बहुत डिफिकल्ट था। तो सोडियम भाई सोडियम जो वॉशिंग सोडा है वो पानी में क्या सोल्यूबल होता है? 373 केल्विन पर हीट करूंगा तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा? और उससे ऊपर वॉशिंग सोडा मैंने बताया था सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर करता है। तो देखो इट इज यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्री और क्लीनिंग पर्पज के लिए तो हो गई, आपको पता है। तो वॉशिंग सोडा ये किस किस क्या क्या बनाने काम आता है? ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा। पेपर में भी, पेंट इंडस्ट्री में भी, टेक्सटाइल में भी, इनमें इंडस्ट्री में काम आता है। और ये क्या है? इट इज इंपोर्टेंट लेबोरेटरी रीजेंट बोल क्वालिटेटिव एंड। तो मेरे लिए तो दो इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा यूज है, बाकी सारे पढ़ लेना। एक तो वाटर सॉफ्टनिंग और दूसरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या आता है? अब आपको पता है जो सी वाटर होता है बहुत ज्यादा सोल्टी होता है। तो सी वाटर से हम लोग क्या बनाते हैं? NaCl। क्या बनाते हैं? है ना। तो आपको मैं बता दूं, जैसे राजस्थान आपने नाम सुना होगा, है ना। तो राजस्थान में एक सोल्टी लेक है ना, सोल्टी लेक खारे पानी की झील है जिसे बोलते हैं सांभर लेक। तो वहां पर वो जो सोल्टी लेक है, सांभर लेक, वहां पर बहुत ज्यादा NaCl क्या किया जाता है? राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो वहां पर जैसे राजस्थान में सांभर लेक से प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे ही अलग अलग जगह होंगी अलग अलग। तो जनरली जो सी वाटर होता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं? सोल्टी होता है तो उससे भी नमक हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि सी वाटर को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, छोटे छोटे जगह पर, वो पानी इवोपरेट हो जाता है तो क्या बच जाता है वहां पर? नमक। अब जो नमक बचेगा वो प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? हाँ, तो वाटर वाटर जब इवोपरेट हो गया तो जो नमक बचा हुआ है NaCl वो कैसा है? क्रूड। क्रूड मतलब कच्चा, इम्प्योर। तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा हमको?
अब मैंने बताया था जो प्योर NaCl होता है वो डेलिक्विसेंट होता है क्या? पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन इम्प्योर वाला इम्प्योरिटी की वजह से करता है। तो इम्प्योर को प्योर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ NaCl इज which contain 2.7 to 2.9% by mass of। तो सी वोटर में 3% बाय मास तो क्या पड़ा होता है? सोल्ट। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया कॉमन सोल्ट इज जनरली ऑब्टेन बाय इवोपरेशन ऑफ। तो सी वाटर को इवोपरेट करके हम लोग वो नमक बनाते हैं। और देखो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन ऑफ सोल्ट प्रोड्यूस एनुअली इन इंडिया बाय। तो हर साल लगभग 50 लाख टन नमक बनाया जाता है सी वाटर को इवोपरेट करके, है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, क्रूड सोडियम क्लोराइड। क्रूड मतलब कैसा? इम्प्योर वाला। जनरली ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन से NaCl को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन से NaCl को क्या कर लेते हैं? हाँ, क्लियर है। और क्रिस्टलाइज करके फिर नमक बना लेते हैं। अब क्या होता है देखो, कंटेन सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड हाँ इम्प्योरिटी। तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया ऊपर NaCl में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? NaCl है तो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है बताओ? सोडियम और कैल्शियम का सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड। क्लियर है? सोडियम और कैल्शियम का सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम का। बहुत बढ़िया, ये तो इम्प्योरिटी है। अब इनमें से जो CaCl2 और MgCl2 आर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर डेलिक्वेसेंट। तो बताओ इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और। क्लियर है? ये चारों इम्प्योरिटीज है। लेकिन किस इम्प्योरिटीज की वजह से जो नमक होता है वो डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है? वो होता है CaCl2 और। हाँ, तो अगर NaCl में इम्प्योरिटी पूछा जाए तो बताओगे सोडियम और कैल्शियम का सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड। लेकिन पूछा जाए कि NaCl की किस इम्प्योरिटीज की वजह से वो डेलिक्वेसेंट हो जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, किसकी वजह से? हाँ, तो इम्प्योरिटीज अगर ये तो इम्प्योरिटीज ये सारी तो हटानी पड़ेगी। लेकिन CaCl2 और MgCl की इम्प्योरिटीज हटानी। अदरवाइज नमक क्या हो जाएगा? आप खराब हो जाएगा, डेलिक्वेसेंट नेचर का। हाँ या ना? अब देखो मैं आपको बताता हूं, जो NaCl, CaCl2 और MgCl2 इनमें से पानी में सबसे कम जो सोल्यूबल होता है वो कौन होता है? वो होता है NaCl। अब देखो सॉल्ट, अब आपको पास सी वाटर है तो वाटर को तो इवेपोरेट कर दिया, तो आपके पास सॉल्ट आ गया NaCl। लेकिन ये इम्प्योर है, इसमें CaCl2 MgCl2 की भी इम्प्योरिटीज है। अब क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि NaCl, CaCl2 और MgCl2 में सबसे कम सोल्यूबल कौन होता है पानी? तीनों ही सोल्यूबल है, तीनों ही। भाई पानी में अगर आप नमक डालते हो तो क्या घुल जाता है क्या? तो तीनों ही सोल्यूबल है, लेकिन तीनों में से सबसे कम सोल्यूबल कौन है? मतलब CaCl2 और MgCl2 तो बहुत ज्यादा। तो अच्छा, प्रेसिपिटेट कौन जल्दी बनाएगा? जो ज्यादा सोल्यूबल होगा या कम सोल्यूबल होगा? हाँ, जो जो कम सोल्यूबल होगा वही तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो सोल्यूबल होगा वो तो सोल्यूबल होता जाएगा। तो अगर इन तीनों में से प्रेसिपिटेट कोई जल्दी बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो देखो मैंने क्या किया, टू ऑब्टेन प्योर NaCl। अब आपको प्योर NaCl बनाना है। टू ऑब्टेन प्योर NaCl the crude salt is dissolved in minimum amount of and filtered to remove insoluble। अब देखो मेरे को NaCl को क्या करना है? प्योर करना है। NaCl को क्या करना है? तो NaCl को प्योर करना है तो मैंने पानी में घोला। अब NaCl पानी में घुल जाएगा, CaCl2 पानी में घुल जाएगा, MgCl2 पानी में घुल जाएगा। लेकिन कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होंगी जो इनसोल्यूबल, तो उसको फिल्टर करके अलग कर दिया। फिल्टर करके अब उस सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है? NaCl, CaCl2 और बाकी इनसोल्यूबल वाली तो क्या हो गई?
अलग हो गई, क्लियर है। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से HCl गैस पास कराऊंगा, क्या पास कराऊंगा, तो NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। अब HCl पास कराया तो H प्लस और, तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड, और बैकवर्ड आएगी तो NaCl बनने लगेगा, क्रिस्टलाइज होने लगेगा। अब MgCl2 और CaCl2 भी बैकवर्ड आएंगे, लेकिन MgCl2 और CaCl2 सोल्यूबल है तो वापस से क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो, टू ऑब्टेन प्योर NaCl द क्रूड सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहले NaCl को पानी में घोला, तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो फिल्टर करके अलग हो गई। अब जो आपके पास सॉल्यूशन आया उसमें कौन सी गैस पास कराऊंगा, तो NaCl के क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे, किस इफेक्ट की वजह से, ली चैटेरियल। और MgCl2 और CaCl2 तो बहुत ज्यादा सोल्यूबल थे, तो वैसे कैसे पड़े होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो NaCl, अभी मैंने बताया था NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 803 के करीब करीब बताया था, हाँ या ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ 36 ग्राम इन 100 ग्राम, अगर मैं 0 डिग्री पर बात करूं, किस पर बात करूं, तो 100 ग्राम वाटर में कितना नमक घुल सकता है, क्लियर है। द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नमक और घुलेगा, लेकिन कोई ज्यादा चेंज, बस थोड़ा बहुत और घुल जाएगा, पर कोई ज्यादा फर्क। तो अगर पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर NaCl पानी में और ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो आप बोलोगे होगा, आप बोलोगे, लेकिन कोई ज्यादा चेंज, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने, क्लियर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर NaCl घुलेगा पानी में, लेकिन कोई ज्यादा चेंज। तो मुझे बताओ NaCl में कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं, क्लियर है। किस इंप्योरिटीज की वजह से वो डेलिक्यूसेंट होता है, तो NaCl को कैसे क्रिस्टलाइज किया जाता है, पहले जो भी आपका क्रूड NaCl है उसको किस में घोलूं, वाटर में, तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो फिल्टर करके अलग हो गई। अब जो आपके पास सॉल्यूशन आया उसमें कौन सी गैस पास कराऊंगा, HCl, तो NaCl के क्रिस्टल बन जाएंगे, क्लियर है। तो वॉशिंग सोडा और NaCl के बारे में आपको पता लग गया। आप देखो, इट इज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, आपको पता है NaCl। और ये क्या बनाता है, Na2O2 NaOH और Na2CO3 बनाने के काम, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट आता है, देखो आपके पास कास्टिक सोडा, क्या था कास्टिक सोडा, Na। तो अब हम लोग बना रहे क्या, कास्टिक, क्लियर है। तो कास्टिक सोडा बनाने का, NaOH बनाने का पहला प्रिपरेशन मेथड है नेल्सन सेल या फिर डायाफ्राम सेल। तो नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल से क्या बनाते हैं, अभी अभी आपको बताया। अभी तो देखो मैंने एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, ये मैं बढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जो एक्वस NaCl होता है वो क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, क्लियर है। तो इसका क्या कर दो, अब मैंने बताया था एक्वस NaCl में क्या होगा, देखो NaCl में तो होगा Na प्लस Cl माइनस, और एक्वस मतलब पानी, पानी में क्या होगा H प्लस, और तो दो कैटायन और दो, अब इनमें से किसी एक के का ही तो इलेक्ट्रोलिसिस, एक के का ही तो ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो सकता है, दोनों का तो नहीं हो सकता। हाँ, तो इसमें से प्रेफरेंस मिलेगा ना। अब तो मैंने आपको बताया था कि देखो Na प्लस और H प्लस कहां पर भागेंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर होता है रिडक्शन, और रिडक्शन किसका जल्दी होता है, जिसका SRP ज्यादा होता है, जिसका SRP, तो जिसका SRP ज्यादा होता है भैया उसका रिडक्शन, जिसका SRP ज्यादा होता है उसका रिडक्शन, हाँ, तो आपको पता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाने पर SRP बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैंने पढ़ाया था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर आया था और हाइड्रोजन, तो किसका SRP ज्यादा होगा, कौन कौन रिड्यूस हो जाएगा,
हाइड्रोजन। तो कैथोड पर तो कौन सी गैस मिल जाएगी? मिल गई। और मैंने बताया था Cl माइनस और OH माइनस में से रिडक्शन तो किसका होना, सॉरी ऑक्सीडेशन तो OH माइनस का होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, बता चुका हूं मैं आपको पहले ही, पढ़ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कौन मिला था? तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाएगा? Cl2, और Cl2 क्यों मिला? ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ OH माइनस। क्लियर है? अब बचा कौन कौन? देखो H माइनस हो गया, H प्लस हो गया और Cl, तो बचा कौन? Na प्लस और, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे? क्या बन गया? अब यहां से जो NaOH आता है वो कितना परसेंट कंसंट्रेटेड होता है? तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो NaOH बनता है वो कितना परसेंट कंसंट्रेटेड होता है? बहुत बढ़िया। क्लियर है? दूसरा जो NaOH बना है वो किस साइड बनता है? कैथोड साइड। अब देखो ये तो पता लगा Cl2H2, NaOH भी कैथोड साइड बनता है। क्यों? क्योंकि अगर एनोड साइड बन गया तो NaOH और Cl2 आपस में क्या कर लेंगे? रिएक्ट। अगर NaOH Cl2 साइड बना, एनोड की साइड बना, तो Cl2 और NaOH आपस में रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट कर जाएंगे, फिर NaOH बन पाएगा क्या? समझ में आया? कर लोगे? और जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रही है सॉल्यूशन की पीएच, क्योंकि NaOH बना है कि नहीं बना है? नहीं समझ में आया सर? तो एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा? जो NaOH मिला है वो कितना परसेंट कंसंट्रेटेड है? बहुत बढ़िया। अब देखो इसके एनोड है कार्बन का और कैथोड किसका है? कैथोड किसका है? अगर कैथोड में स्टील की जगह कर दूं, कैथोड अगर मैं स्टील की जगह कर दूं मरकरी का, कैथोड अगर स्टील की जगह किसका कर दूं, तो वो कौन सा बन जाएगा? कास्टनर, केल्नर। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ कितना सा है? तो कैथोड, हाँ। तो अगर अगर आप लोगों से कोई बोले कि ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, मतलब उसने यही पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैथोड कर दूं मरकरी का, किसका कर दूं, तो पहले तो कौन रिड्यूस हो रहा था बताओ? सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन रिड्यूस होता है? हाइड्रोजन। लेकिन अगर कैथोड में मरकरी का कर दूं तो कौन रिड्यूस होगा? तो अगर कैथोड में मरकरी का कर दूं तो कौन रिड्यूस होगा? तो देखो अगर मैंने यहां पर कैथोड किसका ले लिया, तो H प्लस की जगह, अब Na प्लस का रिडक्शन होगा तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? सोडियम। और ये सोडियम कहां पर बना है? एनोड पर, कैथोड पर? और कैथोड किसका है? कैथोड किसका है? तो सोडियम और मरकरी क्या बना लेंगे? अमलगम। अब मैंने कल आपको बताया था, अगर याद हो, किसी मेटल को पानी में डालूंगा तो क्या होगा? बताया था। तो सर इतनी बकवास क्यों कर रहे हो भाई? Na को सीधा पानी में डाल दो, बन जाएगा NaOH। इतना घुमा फिरा कर इतना क्यों बना रहे हो? मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, अगर मैं सोडियम को पानी में डालूंगा तो ये रिएक्शन काफी विग्रसली होगी। आ रहा है भाषा में? ये रिएक्शन काफी, बताया ना, पानी में एक बार के लिए तो आग लग जाएगी, हाँ या ना? काफी विग्रसली होगी। तो इस रिएक्शन के रेट को क्या करना है? तो अब देखो यहां पर क्या बन गया? सोडियम अमलगम। अब सोडियम अमलगम को जब मैं पानी में डालूंगा तो ये रिएक्शन धीरे होगी, लेस विग्रसली होगी। क्लियर है? विग्रसली नहीं होगी। तो देखो जब पानी में डालूंगा तो मरकरी तो अलग हो ही गया, और पानी और H2 आपको पता है क्या बनाता है? NaOH प्लस H2 बन गया NaOH। तो सोडियम को पानी में डालने पर और सोडियम अमलगम को पानी में डालने में क्या अंतर है, वो समझ में आया? हाँ, सोडियम अमलगम को जब पानी में डालूंगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? क्लियर है? तो अगर ब्राइन सॉल्यूशन में को मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था तो कैथोड पर H2 मिला था, लेकिन अगर कैथोड में मरकरी का ले लूंगा तो सोडियम और मरकरी में से, सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन रिड्यूस होगा? और सोडियम रिड्यूस होकर Na प्लस रिड्यूस होकर सोडियम बना लेगा और वो फिर अमलगम बना लेगा। ठीक है? नहीं समझ में आया? तो आपको देखो यही दिया हुआ, आपको सीधा कास्टनर केल्नर सेल दिया हुआ, तो कास्टनर केल्नर सेल में जो मरकरी कैथोड, मरकरी का तो कैथोड होता है और कार्बन का
तो कैथोड पर क्या होता है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर अमलगम बनाता है और अमलगम को पानी में डाल दूंगा तो NaOH बन जाएगा। अब जो NaOH होता है वो भी कैसा था, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट, इट इज रेडिली सोल्यूबल इन, पानी में रेडिली सोल्यूबल होता है। और NaOH तो आपको पता है पानी में NaOH कैसा है, अच्छा अच्छा बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर, डेलिक्वेशन का मतलब क्या है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को। LiCl के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ था, LiCl के साथ, NaCl के साथ, KCl के साथ, RbCl के साथ। अच्छा, इम्प्योर NaCl डेलिक्वेसेंट होता है, किस इम्प्योरिटीज की वजह से वो डेलिक्वेसेंट होता है इम्प्योर NaCl, CSL। बहुत बढ़िया, क्लियर। अब देखो NaOH होता है वो कैसा होता है, डेलिक्वेसेंट। हमको कैसे पता लगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑर्गेनिक में। अच्छा सर बताओ, मैंने बताया था सोडा लाइम, तो सोडा लाइम क्या था, NaOH और, तो सोडा लाइम क्या कर रहा था, याद है सोडा लाइम क्या कर रहा था, COH को बताया था। तो ये काम तो COH हटाकर H कौन लगा रहा है, NaOH ही लगा रहा है। तो फिर यहाँ पर सर CO क्या काम कर रहा है, CO क्या काम कर रहा है, क्योंकि NaOH डेलिक्वेसेंट होता है ना, तो CO क्या कर रहा है भैया, इसको ड्राई करने में काम आ रहा है NaOH को, NaOH को वाटर एब्जॉर्ब करने। तो यहाँ पर जो CO है, कैल्शियम ऑक्साइड है सोडा लाइम में, ये क्या कर रहा है, NaOH को ड्राई रख रहा है, क्योंकि NaOH कैसा नेचर का होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, हम लोग NaOH। तो NaOH किस किस काम आता है, सोप बनाने में काम आता है, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, नंबर ऑफ केमिकल्स। किसमें और काम आता है, इन पेट्रोलियम। तो इंपॉर्टेंट यूज को मैंने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, देखो येलो से है ना, हाईलाइट कर दिया। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड के काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, कॉटन फैब्रिक इंडस्ट्री में काम आता है, प्योर फैट ऑयल के प्रिपरेशन में काम आता है, एज ए लेबोरेटरी। तो दो में मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बाकी आप लोग पढ़ लेना, एक तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और एक लेबोरेटरी। क्लियर है, कोई दिक्कत। बेकिंग सोडा बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है सर, कैसे सिखाया आप लोगों को, देखो क्यों नहीं रहा, चलो हट गया। बेकिंग सोडा देखो कैसे बनाया मैंने, एक तो सॉल्वे प्रोसेस में भी तो आया था बेकिंग सोडा बनाना, आया ना, कैसे बनाया था बताओ। सबसे पहले हाँ, अमोनिया प्लस CO2 प्लस अमोनियम बाइकार्बोनेट, और इसमें क्या डाल दूं फिर, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा, क्लियर है। और दूसरा क्या कर दो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, CO2 और, तो अभी क्या बन जाएगा, आप बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूं तो ये तो मिलता है Na2CO3 CO2 रेस्टो, तो Na2CO3 CO2 रेस्टो ले लूंगा तो वापस क्या बन सकता है, बेकिंग सोडा, क्लियर है, कोई दिक्कत। और केक वेक में आपको पता ही है एंटासिड होता है, ये भी पता है। और इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशन में भी किया जाता है, किसमें किया जाता है, हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि सर आग लग गई तो सर ने बताया था कि जो बेकिंग सोडा होता है वो बुझाता है। भाई वो फायर एक्सटिंग्विशर का जो बेकिंग सोडा एक पार्ट है, और भी चीजें होती है उसमें, क्लियर है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज माइल्ड एंटी और इस फॉर स्किन इंफेक्शन और एंड एज ए, क्लियर है। अच्छा, द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग लेस सोल्यूबल इन, हाँ तो ये क्या होता है, लेस। जबकि जो आप लोगों के पास वॉशिंग सोडा था वो, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ये चीजें क्या होती है भाई,
अपनी कंप्लीट। तो एस ब्लॉक अपना यहाँ पर, एस ब्लॉक का पहला जो पार्ट है वो अपना क्या हो गया है, कंप्लीट। कंप्लीट। एक और देखो ग्लोबल सोल्ट है, वो पढ़ ले। ग्लोबल सोल्ट पता है Na2SO4.NH2। यस। तो NaCl की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराऊंगा तो सोडियम और सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट। यस। अब जो सोडियम सल्फेट बना है वो 32 डिग्री से कम पर कितने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है? 10 वाटर मॉलिक्यूल। और अगर टेम्परेचर 12 डिग्री से कम है, 7 हाँ, तो NaCl और H2SO4 से सोडियम सल्फेट बना लिया। अब टेम्परेचर 32 डिग्री से कम कर दोगे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, और 12 से कम कर दोगे तो 7 कोई दिक्कत। क्लियर है? अब आपका एक काम है छोटा सा, आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड, पोटेशियम। ये किसको पढ़ना है? हमने बायो पढ़ी हुई है ना? यस। अब मैं इसमें से वो चीज पढ़ा रहा हूं जो कंपटीशन में पूछी जा सकती है। एक बार आप बाकी सारी चीजें रीड कर लेना उसके अलावा, है ना? तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस थ्योरी से बन सकता है वो ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक हेल्थी पर्सन है 70 किलो का, 70 किलोग्राम का, तो उसमें कितना सोडियम होगा और कितना पोटेशियम होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक अगर हेल्थी पर्सन है 70 किलोग्राम का, तो सोडियम कितना होगा उसमें और पोटेशियम कितना होगा? हालांकि आयरन भी दिया हुआ है 5 ग्राम और कॉपर भी दिया हुआ है 0.06 ग्राम, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पर मुझे लगता है कि इंपोर्टेंट कौन है यहाँ पर, सोडियम और पोटेशियम। तो सारे ही आप लोग याद करोगे एक बार, पर सोडियम पोटेशियम को अच्छे से। तो एक हेल्थी पर्सन जिसका वेट 70 किलोग्राम है, उसमें सोडियम कितना होता है और पोटेशियम कितना होता है? हाँ, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और ये पूछ लिए जाते हैं, इसमें है ही एनसीईआरटी में। तो एक हेल्थी पर्सन में 90 ग्राम और 170 ग्राम। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ मिलीमोल पर लीटर, वेयर एज द पोटेशियम लेवल इज ओनली, जबकि जो आरबीसी होती है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है Na+ की वो कितनी होती है? 10 मिलीमोल पर लीटर। और पोटेशियम की कितनी होती है? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, एक 70 किलोग्राम का आदमी है तो उसमें कितना सोडियम और पोटेशियम कितना, आयरन कितना? 5 ग्राम। ठीक है, आयरन 5 ग्राम। ब्लड प्लाज्मा, अब आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा के दोनों कंसंट्रेशन, आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा दोनों कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो ब्लड प्लाज्मा में आप देख लेना कितना सोडियम होता है बेटा, 143 मिलीमोल पर लीटर, और पोटेशियम केवल बहुत कम होता है 5 मिलीमोल पर लीटर। जबकि जो आरबीसी होता है उसमें सोडियम Na+ की कंसंट्रेशन होती है 10 मिलीमोल पर लीटर, और पोटेशियम की होती है बेटा K+ की। क्लियर है? तो ये पढ़ सकते हो, बाकी एक बार आप लोग पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड ग्रुप पर। सेकंड ग्रुप होता है बेटा एल्कलाइन